चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड सीरीज में जो टॉपिक पिक कर रहे हैं दैट इज़ द इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये आपके जीएस 3 का टॉपिक है और बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। इसमें हर साल 4 से 5 सवाल आ रहे हैं और अच्छी बात क्या है कि केवल 10 टॉपिक हैं और उन 10 टॉपिक से अगर 4-5 सवाल आते हैं तो बहुत रिवॉर्डिंग है इन द टर्म्स ऑफ ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की थोड़ा सा टॉपिक पढ़ना है और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सिक्योरिटी लो हैंगिंग फ्रूट हम इसको समझेंगे और बड़ा जेनरिक सा टॉपिक है। इसके लिए कोई आपको बहुत किसी सब्जेक्ट का ज्ञान की आवश्यकता है ऐसा नहीं है। अगर आपको जनरल अवेयरनेस है, आप अखबार पढ़ते हैं, आपने पॉलिटी पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ है, सोसाइटी पढ़ा है, तो यहीं से ही कहीं ना कहीं इन सब का डेरिवेटिव है ये सब्जेक्ट और यहीं से ही हमने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने हैं जब हम सिक्योरिटी को पढ़ेंगे। तो बहुत सरलता से इस वीडियो को लेके जाएंगे आगे और बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही चीज़ों को रखेंगे ताकि आपको ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी समझ आए और फिर उसके बाद हम आगे की सीरीज में, सब्सिक्वेंट सीरीज में इन सारे कॉन्सेप्ट को आपस में एक साथ पिरोलेंगे और फिर आप देखोगे कि कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी सरलता से। तो चलो, स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन कि भाई अगर हम एक इसमें और चर्चा कर लेते हैं। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज़ बीन गिवन बाय यूपीएससी टू द एस्पिरेंट्स। तो इंटरनल सिक्योरिटी को हम ऐसे समझेंगे कि भाई एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी हो सकता था, टॉपिक का नाम केवल सिक्योरिटी भी हो सकता था। व्हाई इंटरनल सिक्योरिटी ओनली? तो हम इंटरनल सिक्योरिटी को ऐसे समझेंगे कि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने आगे जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत आवश्यकता है कि इंटरनली वो सिस्टम को स्टेबलाइज करें, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए वी वुड से कि आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल और अवर डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो साइमल्टेनियसली our bureaucrats should provide us internal security, means there has to be law and order in the country. Along with the law and order हम ये देखेंगे कि क्या कंट्री के अंदर वो सारी व्यवस्था, वो सारे प्रोविजंस क्रिएटेड हैं जिसकी वजह से कम्युनल हार्मनी हो, सरकार सिक्योर फील करे, कोई व्यक्ति सिक्योर फील करे, कोई कम्युनिटी सिक्योर फील करे। तो ये जो अंदर की व्यवस्था है ये बनाए रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ओ बाय अ ब्यूरोक्रेट। इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी हम यूपीएससी में पढ़ने हैं क्योंकि यूपीएससी आपको बनाता है ब्यूरोक्रेट। तो ऐसे हम इंटरनल सिक्योरिटी को समझते हैं कि व्हाई दिस टॉपिक हैज़ बीन गिवन बाय यूपीएससी टू यू गाइस। तो चलो, सिक्योरिटी पहले हम डिफाइन करेंगे, बहुत बेसिक सी परिभाषा लेंगे कि सिक्योरिटी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। कि हम बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का फियर इज इनसिक्योरिटी। कि आपको कभी डर लगे, किसी कम्युनिटी से डर लगे, आपको फूड का डर लगे, फूड इनसिक्योरिटी कुड बी देयर, आपको एनवायरनमेंट के डोमेन में एनवायरमेंटल इनसिक्योरिटी कुड बी देयर, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, यू विल फील कि भाई एक गवर्नमेंट आ गई, नाउ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर तालिबान रूल करने लग गया अचानक से एक कंट्री के ऊपर, अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, तो वहाँ पे जो लिबरल्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, दे विल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। तो ये जो इनसिक्योरिटी आ गई है तो ये पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है। कोई सोसाइटी के लेवल पे इनसिक्योरिटी आ सकते हैं कि एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है और उनके साथ कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी रह रही है और क्योंकि मेजॉरिटी थोड़ी सी एग्रेसिव कम्युनिटी है और उसके अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसीज है मेजॉरिटी के अंदर कि वो माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, चाहे नुकसान पहुंचाया नहीं है, पहुंचा सकने का एक भय है, तो माइनॉरिटी विल फील इनसिक्योर। तो ये है कम्युनल लेवल पे इनसिक्योरिटी है, समाज के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे इनसिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी को अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो किसी भी प्रकार का भय, परसीव्ड थ्रेट is insecurity, and to release people from that kind of fear, from that threat, is providing them security. तो security को हम define करेंगे, it refers to an absence of objective danger, absence of objective danger कि किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव डेंजर, परसीव्ड डेंजर, उनको कोई भी वल्नरेबिलिटी है वो सब नहीं यदि होगी तो दे विल फील सिक्योर। तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन सिक्योरिटी इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। देन ग्रेजुअली वी विल नैरो इट डाउन टू द लेवल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी कि अगर ये सब कुछ सिक्योरिटी है तो फिर इंटरनल क्या है, फिर एक्सटर्नल क्या है। तो इस ढंग से हम इसको नैरो डाउन करते हैं। तो इस ब्रॉड परिभाषा में कि किसी भी प्रकार का भय अगर किसी को नहीं होगा तो वो सिक्योर फील करेगा। अब इसी डोमेन में यूपीएससी में ट्रिकल डाउन करते हैं और हम बोलते हैं सिक्योरिटी दो प्रकार की हो सकती है, एक एक्सटर्नल हो सकती है और एक इंटरनल सिक्योरिटी हो सकती है। तो क्योंकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है तो हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बहुत एक ब्रीफ में एक चर्चा कर लेंगे कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होता है, क्या इसके मायने हैं
और कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस सिक्योरिटी, द डायमेंशन ऑफ दिस सिक्योरिटी हैज़ चेंज। और इसको एक छोटी सी चर्चा करके, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज़्यादा फोकस एरियाज का नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पर्सपेक्टिव बिल्डिंग, आपके नज़रिए दृष्टिकोण बने हुए होने चाहिए, इसको हम चर्चा कर लेंगे। और देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी। तो यदि हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं कि भाई एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, तो आप ये समझिए कि ब्रॉडली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी समझना है तो तीन चीजें हैं जिनको खतरा होता है। तीन वो एरियाज हैं जहां पे भय की फीलिंग होती है। सबसे पहले, एक इंडिविजुअल खतरे का आभास कर सकता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति को खतरा लग सकता है, एक पूरी कम्युनिटी को खतरा लग सकता है। जैसे many a times it could be seen कि Muslim community या Muslim minority is feeling insecure because of the aggression of the majority community of Hindu। तो means पूरी community को भय लगना is a problem of internal security। सरकार को डर लग रहा है, गवर्नमेंट को डर लग रहा है कि कहीं सरकार ना गिर जाए, कहीं देश में अराजकता ना आ जाए, डिस्टर्बेंस ना आ जाए, इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस ना क्रिएट हो जाए, तो गवर्नमेंट ऑल्सो फील इनसिक्योर। गवर्नमेंट दो जगह से इनसिक्योरिटी फील करते हैं। गवर्नमेंट देश के बाहर से इनसिक्योरिटी फील करती हैं, देश के अंदर से इनसिक्योरिटी फील करते हैं। बाहर से कैसे? मान लो चाइना, आजकल आप देखते हैं कि चाइना का एग्रेशन वाला फेज चल रहा है। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ चाइना के अंतर्गत चाइना थोड़ा सा एग्रेशन अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख वाले रीजन में शो कर रहा है, तो गवर्नमेंट इज फीलिंग इनसिक्योर फ्रॉम द एग्रेशन बाय द चाइना। तो दिस कुड कम अंडर द डोमेन ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट को बाहर के स्टेट से, बाहर के कंट्री से भय है, दैट इज द एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी कि लोगों ने सरकार के प्रति रिवोल्ट करने की जगह, प्रोटेस्ट करने की जगह, धरने देने की जगह हथियार उठा लिए और वो पार्लियामेंट के बाहर नेताओं को मारने लगे, वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को मारने लगे। तो गवर्नमेंट विल फील इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड कि हमारे देश के अंदर ही हमारे खिलाफ आर्म्ड रेबिलियन हो गया, तो गवर्नमेंट विल फील इनसिक्योर फ्रॉम द इनसाइड। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न कहां से आया? नक्सलिज्म से आया। ये इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न कहां से आया? जेएनके में आया, जहां मिलिटेंसी हो गई, लोगों ने हथियार उठा लिए सरकार के खिलाफ। ये इनसिक्योरिटी का कंसर्न कहां से आया? नॉर्थ ईस्ट से आया, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में गवर्नमेंट का पेनिट्रेशन बहुत पुअर है और लोगों को गवर्नमेंट ने कोई सर्विस दी नहीं पिछले 70 सालों में। तो पीपल हैव बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज दे कुड विटनेस रीजनल इम्बैलेंसेज एंड अनइंक्लूसिव ग्रोथ इन द कंट्री। वो कहते हैं कि कंट्री में एक तरफ आप विकास करें और हमें कुछ मिल नहीं रहा। यहाँ ब्रह्मपुत्र में फ्लड आ गया एंड द होल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो दे आर फीलिंग इनसिक्योर कि हमारी डेवलपमेंट कब करोगे, 70 सालों में नहीं करी। तो दे हैव रेज्ड आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट विल फील इनसिक्योर कि गवर्नमेंट की अपने देश के अंदर नहीं चल रही है, उनके कायदे कानून नहीं चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज इनसिक्योर फ्रॉम इनसाइड, तो इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एम्बिट ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में देखो कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी का आजकल भय उतना नहीं रहा जितना आज से यदि 50-70 साल पहले पूर्व में चले जाओ वहां पे था। जैसे पहले क्या होता था, जैसे मैं हिस्ट्री से आपको थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं। मौर्यंस का हम राइज देखते हैं, मगध एम्पायर का राइज देखते हैं। तो मगध एम्पायर का राइज जब हुआ तो तब 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो उन 16 महाजनपद में धीरे धीरे मगध ने एक एक करके बाकी सारे महाजनपदों को स्वेलो कर लिया और खा के एक बड़ा देश में राज्य स्थापित किया। और हमने देखा कि बाकी देशों ने दे मस्ट हैव फेल्ट द फियर ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के डर को डिफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता था कि आप जब चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर था और एक ग्रीक कमांडेंट अफगानिस्तान वाले रीजन में काम कर रहे हैं, तक्षशिला वाले रीजन में काम कर रहे हैं, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। वो वहां अपने डिप्लोमेट्स को भेजे जा रहे हैं। मैगस्थनीस वाज द फर्स्ट डिप्लोमेट इन इंडिया जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता है एंड ही हैज बीन सेंट बाय द सेल्यूकस निकेटर। तो मींस डिप्लोमेसी के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पे आक्रमण ना करें। तो हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने की व्यवस्था करते हैं। हम अपने आप को एक्सटर्नली हम सेफ रहें। सबसे पहला है कि आपका पड़ोसी आप पे आक्रमण ना करे। तो आप क्या करोगे कि अपने पड़ोसी से फ्रेंडली रिलेशंस रखोगे। आप बिल्कुल एक स्टेट का बिहेवियर और एक इंडिविजुअल व्यक्ति का बिहेवियर एक जैसा होता है। आप
बाहर से आपको कोई खतरा ना हो, आप क्या करते हो, दीवारें बनाते हो, आप एक चौकीदार सोसाइटी के बाहर रख लेते हो। तो देश भी वही करता है, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज, अपनी फेंसिंग को स्ट्रॉन्ग किया है ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ जाए। तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है कि ताकि कोई एनक्रोचमेंट ना करे। आप दीवारें बनाते हो, स्टेट फेंसिंग क्रिएट करता है। फिर आप एक चौकीदार रख लेते हो, स्टेट एक आर्मी रख लेता है ताकि स्टेट अपने को बचाए। फिर आप अपने पड़ोसी से अच्छे से बात करते हो, अपनी सोसाइटी में सबसे मिलते जुलते हो ताकि किसी भी प्रकार का अगर भय हो तो वो लोग आपको उस समय में, उस कष्ट के समय में मदद करें, सेफ्टी प्रोवाइड करें। तो सेम ऐसे ही स्टेट क्या करेगा, वो अपने आसपास के नेबरिंग नेशन से दोस्ती बना के रखेगा। वो क्या करेगा ताकि नेबर आप पे खतरा ना हो जाए, नेबर आप पे आक्रमण ना करे, आपके घर को ना हत्या ले। दूसरा, आप क्या करोगे, और 4-5 दोस्तों से दोस्ती भी रखोगे ताकि अगर कल को किसी और ने आक्रमण कर लिया तो ये 4-5 जो आपके दोस्त हैं, आपका नेबर है, ये आपकी सहायता के लिए खड़े रहें। तो इस तरह के आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हो। तो ऐसा ही एक्सटर्नल सिक्योरिटी अरेंजमेंट स्टेट भी करता है। स्टेट क्या करता था पहले, कि आप याद करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम अलग अलग कंट्रीज ग्रुपिंग कर रहे हैं। फ्रांस ब्रिटेन ने एक ग्रुप बना लिया, यूएसए भी इन्हीं के ग्रुप में चला गया, एक ग्रुप अलग बना हुआ है जर्मनी का। तो अलग अलग ग्रुपिज्म क्रिएट किए जा रहे हैं। ये ग्रुपिज्म क्यों है, ताकि म्यूचुअली एक साथ इकट्ठे होकर ये सिक्योर फील करें। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पावर करने की कोशिश की जा रही है कि जब दो देश उतने ही ताकतवर हो जाएंगे तो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को खतरा है। अगर ये लड़े तो दोनों का ही बड़ा भारी नुकसान होगा। तो बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करते हैं कि यदि कोई देश कमजोर है वो दोस्ती कर लेगा किसी मजबूत देश के साथ, ताकि अगर कोई बाहर से उस पर आक्रमण करे तो एटलीस्ट ही हैव अ, और दैट पर्टिकुलर कंट्री हैव अ फ्रेंड जो उसको प्रोटेक्ट करे ऐसे क्राइसिस के समय पे। ऐसे ही वो क्या करेगा, बायलैटरल ट्रीटी साइन करेगा। जैसे इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ 1971 में साइन करी कि यदि हमारे ऊपर यूएसए आक्रमण करता है तो आप हमारी मदद के लिए आइएगा, और हम 20 साल की ट्रीटी आपके साथ साइन करते हैं। तो हम इस तरह के अरेंजमेंट करते हैं सिक्योरिटी के, अपने को सुरक्षित फील करवाने के लिए। दोस्त बना लिए हैं, बैलेंस ऑफ पावर किया। फिर इन सब से काम नहीं चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हमने कहा ये ना काम कर नहीं रहा कॉन्सेप्ट, तो चलो सारे मिलके समझदारी से और सिविलाइज्ड लोगों की तरह क्या करते हैं, एक पैरा नेशनल बॉडी बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे लीग ऑफ नेशन। और ये लीग ऑफ नेशन ध्यान रखेगा कोई देश आपस में ना लड़े। अगर कोई देश अनक्रोचमेंट कर रहा है दूसरे देश पे, तो हम सभ्य व्यक्ति की तरह, जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ पावर इज वेरी स्मूथ। ऐसा नहीं कि जैसे पहले आप मुगल टाइम को देखो, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखो, राजा बनने के लिए राजा का बेटा पहले अपने बाप को मारेगा, फिर वो राजा स्थापित होगा। ये होता है कि आप ये कोई जानवर हो, आप सिविलाइज ढंग से पावर का ट्रांसफर करो। तो सिविलाइज ढंग से पावर का ट्रांसफर कैसे होता है आजकल, इलेक्शन के माध्यम से। कि इलेक्शन हुए, एक पार्टी गई, कांग्रेस गई तो बीजेपी आ गई। कितने सिविलाइज ढंग से बिना मार काट के ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है। तो इन्होंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे ही होना चाहिए। तो हम सब आपस में एक बॉडी बनाते हैं, और ये बॉडी ध्यान रखेगी कि कोई देश एक दूसरे पे आक्रमण ना करे, हम सिविलाइज ढंग से अच्छे से हार्मनी से रहें। तो उन्होंने कहा लीग ऑफ नेशन बनाओ। लेकिन हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लीग ऑफ नेशन हैज फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि लीग ऑफ नेशन की कोई नहीं सुन रहा। फिर हमने और ज़्यादा स्ट्रांग बॉडी बनाई और खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि हम लड़ाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सारे देश, और अब हम नहीं लड़ेंगे। हम एक नई बॉडी को जन्म देते हैं जिसका नाम रखते हैं यूनाइटेड नेशन। तो ये सारी बॉडीज़ क्यों बनाई गई है, ताकि एक्सटर्नल सिक्योरिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके दुनिया में, और हर कंट्री अपनी क्षमता के अनुसार विकास करे। जितनी वो कंट्री मेहनत करेगा, जितना वो स्ट्रक्चर्ड होगा कंट्री, जितना वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेके चलेगा समाज उसका, और वो कंट्री आगे की तरफ प्रोग्रेस करेगा। तो सबको एक एटलीस्ट वो एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही डेवलपमेंट हो सकती है। बिना सिक्योरिटी के डेवलपमेंट भी नहीं होगी। आपको लगातार एक कांस्टेंट भय अगर रहेगा तो आप कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। ऐसे ही कंट्री का है, अगर इंडिया सेफ फील नहीं करेगा, कभी चाइना आक्रमण कर रहा है, कभी पाकिस्तान टेररिस्ट भेज रहा है, तो इंडिया के नेबर ही इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपका आधे टाइम रिसोर्सेज, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो अटेंशन है, वो आपका एक्सटर्नल सिक्योरिटी में फंसा रहेगा। तो आप देश के अंदर ध्यान कब दोगे, कब लोगों के विकास के ऊपर पैसा खर्च करोगे, कब आपका अटेंशन विकास की तरफ जाएगा। तो मीन्स कि सबसे पहले अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो ये सारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अवर ऑब्जेक्टिव कि लोगों की डेवलपमेंट हो, लोगों का विकास हो, वो पढ़ लिख जाएं, वो अच्छा पैसा कमाएं, उनकी अच्छी सेहत हो, हेल्थ हो, ताकि HDI इंडेक्स बढ़े और कंट्री में एक हैप्पीनेस का माहौल आए। तो वो कब होगा, जब सबसे पहले आप मानसिक रूप पे
और फिजिकल फॉर्मेट में बाहर से सिक्योर फील करोगे। तो दैट्स व्हाई वी हैव जस्ट मेड सर्टेन अरेंजमेंट फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बट दीज अरेंजमेंट्स वर नॉट एडिक्वेट to develop our nation. So secondly, we have realized we have to make certain other arrangement in the domain of internal security as well. That's why country could progress. और इसीलिए अब हमें लगा कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी तो हो गया, यूपीएससी से पूछा इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि उसे पता है कि आप एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको इंटरनल की तरफ ध्यान देना है। अच्छा, एक छोटा सा और हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कुछ क्राइसिस देश के अंदर हुए, और वो क्राइसिस क्या हैं कि हमने देखा कि बाहर से हिंदुस्तान में आक्रमण हुआ है, और ये सारे क्राइसिस हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस लेके चल रहे हैं, पुराने मुगल सल्तनत के टाइम पे या बैटल ऑफ पानीपत को नहीं कंसिडर कर रहे। तो कुछ एक रीसेंट क्राइसिस हम लोग कोट कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं जैसे ही देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने वॉर कर दिया और उन्होंने कश्मीर लेने की एक कोशिश करी। 65 में फिर वॉर हुआ, जब लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान नारा देते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पे जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ तो भी एक हमारा वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ। फिर एक वॉर हुआ 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ। तो दीज आर दी सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस इन द कंट्री व्हेन पाकिस्तान हैड शोन अ सर्टेन लेवल ऑफ एग्रेशन टुवर्ड्स इंडिया। Second, we were in a phase of war with China in 1962, where we had a lot of casualties, and much of our area in the Aksai Chin and in the Arunachal Pradesh has been usurped by the China. और 62 में भी हमने एक एग्रेशन फेस किया चाइना का। तो दीज आर द फ्यू सर्कमस्टांसेस, दीज आर द फ्यू कंडीशंस ऑफ द एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्राइसिस इन द कंट्री। अब इंटरनल सिक्योरिटी में देखते हैं कि किस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी आवश्यक है देश के अंदर, और किस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी के क्राइसिस आए थे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, हम बार बार इंटरनल सिक्योरिटी को फोकस कर रहे हैं, तो हम समझा ही क्यों नहीं देते कि इंटरनल सिक्योरिटी एग्जैक्टली है क्या, क्या होती है इंटरनल सिक्योरिटी। तो हम बोलेंगे, मैंने बताया था सिक्योरिटी 3 लेवल पे इंटरनल सिक्योरिटी को हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल भी इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, कि मैं यदि एक व्यक्ति हूँ, मेरे को सरकार से, अपने समाज से किसी भी प्रकार का डर ना लगे और मैं एक इंडिविजुअल अकेला सिक्योर फील करूं, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। दूसरा है पूरी एक कम्युनिटी, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि केवल एक कम्युनिटी मुस्लिम है इसलिए वो डर का आभास फील करे, एक कम्युनिटी दलित है और वो ब्राह्मणों के गांव में, राजपूतों के गांव में रह रही है, और वो कम्युनिटी के बस 10 लोग हैं और गांव में 200 लोग रहते हैं, तो वो पूरी कम्युनिटी डर का एनवायरनमेंट में ना जिए, डर का अभाव हो, उनको डर ना लगे, तो पूरी कम्युनिटी भी जो है सिक्योर फील करनी चाहिए, इंडिविजुअल भी सिक्योर फील करना चाहिए, सरकार भी सिक्योर फील करनी चाहिए। तो जब इन तीनों का एमलगमेशन होता है तो हम बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी सरकार प्रोवाइड करवा पाई। तो सरकार कैसे, कि अगर कोई हथियार उठा ले सरकार के खिलाफ, या सरकार के कानून हमारे ही देश में नहीं चल रहे हैं, तो सरकार विल फील इनसिक्योर, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है और लोग कानून को प्रोटेस्ट करने की बजाय हथियार ही उठा लेते हैं सरकार के खिलाफ, तो सरकार विल फील इनसिक्योर। तो इसलिए भी सरकार भी इंटरनल सिक्योरिटी की स्टेक होल्डर है। तो इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर हम इंटरनल सिक्योरिटी की परिभाषा को समझते हैं और उसके डायमेंशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या है इंटरनल सिक्योरिटी? सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर, कि गवर्नमेंट की सॉवरेनिटी अपने देश के अंदर बनी रहे, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी है। मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन द नेशन, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनल हार्मनी, कि दंगे नहीं हो रहे हैं देश में। अगर देश में लगातार दंगे हो रहे हैं तो दंगों में अगर नुकसान होता है तो नुकसान हमेशा माइनॉरिटी का होता है, बी इट हिंदू माइनॉरिटी इन एन एरिया, कि कोई एक चंक है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी है, तो हिंदू विल फील इनसिक्योर इफ कम्युनल डिसहार्मनी विल बी देयर। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल मैं अभी कोट करूंगा, इन सारी स्टेट्समेंट को सब्सटेंस देने के लिए, बेस देने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल रिसेंट इंटरनल सिक्योरिटी के जो क्राइसिस देश में आए हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। थर्ड इज अपहोल्डिंग सॉवरेनिटी ऑफ अ कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर, कि देश की सॉवरेनिटी उसके बॉर्डर के अंदर तो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, तभी तो वो देश है, तभी तो सरकारें हैं, इसीलिए ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के डोमेन में ही आता है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, कम्युनल हार्मनी होनी चाहिए, तो इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी विल फील सिक्योर इन अ नेशन जहाँ पे कम्युनल हार्मनी है। जैसे आजकल देश में क्या हो रहा है, मॉब लिंचिंग आप लोगों ने सुना होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष को लिंच कर दिया जाता है
कि वो एक परसीव्ड क्राइम कर रहा है, ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी क्राइम। एक परसेप्शन है कि शायद वो कोई क्राइम कर सकता है क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, या वो क्राइम कर सकता है क्योंकि उनको, बाकी लोगों को लगता है कि इसमें क्राइम करने की टेंडेंसी है, और उन्होंने बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किए हुए खुद ही एक व्यक्ति को मार दिया। तो इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। एक व्यक्ति कैसे भय के बिना जिएगा जीवन इस देश के अंदर? तो पीपल विल फील इनसिक्योर। तो इंटरनल इनसिक्योरिटी फॉर एन इंडिविजुअल। तो ये सारे डायमेंशन है जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को हमें समझना है। फिर हम इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ एक उदाहरण देते हैं रिसेंटली। आज की वीडियो बहुत बेसिक इन कैरेक्टर है कि हम इंटरनल सिक्योरिटी को बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट जो हमारी वीडियोस आएंगी वो इंटरनल सिक्योरिटी के जो रीसेंट क्राइसिस हैं देश के अंदर, और जो उस क्राइसिस से रिलेटेड इंटरनल सिक्योरिटी का जैसे यूपीएससी ने वर्बेटिमली सिलेबस दिया हुआ है, उसी सिलेबस के अनुसार हम क्लासेस को कवर करेंगे। और कोई अगर उस प्रकार का क्राइसिस आजकल चल रहा है तो उसके साथ उसको करंट से रिलेट करेंगे। दूसरा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर यूपीएससी ने पास्ट ईयर्स कुछ सवाल पूछे हैं तो उन सवालों को क्लास में डिस्कस भी करने का हम लोग काम करेंगे। तो चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल आए कि हमें लगा कि इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है देश के अंदर। तो सबसे पहले हम सरकार की नज़रों में देखेंगे कि कब सरकार ने भय का फील किया, और व्हेन सरकार हैड एक्सपीरियंस्ड फियर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम द कंट्री। तो इस केस में देखते हैं हम कि कंट्री के अंदर 3 ऐसे जगहें हैं जहां पे गवर्नमेंट हैज़ फेल्ट इनसिक्योरिटी। वो 3 जगहें मैं आपको लोकेट करके देता हूं। एक तो दिस इज द बेल्ट जिसको बोला जाता है नक्सल बेल्ट। लेट्स पिक ब्लैक कलर, ये शायद थोड़ा विजिबल होगा। तो यहाँ पे एक नक्सलिज्म की समस्या है इस पर्टिकुलर पोर्शन में। तो नक्सलिज्म हम अगली पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे, आज केवल नक्सलिज्म एक शब्द को समझ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया को नक्सल कॉरिडोर बोला जाता है या रेड कॉरिडोर बोला जाता है, क्योंकि रेड कॉरिडोर, तो इस पर्टिकुलर एरिया को रेड कॉरिडोर बोल रहे हैं या नक्सल कॉरिडोर बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों ने हथियार उठा लिए सरकार के खिलाफ। क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको इतने साल हो गए आज़ादी को और हमको आपने बोला था सोशल जस्टिस मिलेगा, प्रेम्बल में लिख दिया आपने सोशल जस्टिस मिलेगा, आपने प्रेम्बल में लिख लिया इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, ना आज तक आप हमें ज़मीन दे पाए, ना आप हमें रोज़गार दे पा रहे हो, समाज में हमें एक्सेप्टेंस नहीं है, हम एक ट्राइब्स हैं, और आपके हिंदू पॉलिटिकल आपके हिंदू सोसाइटल स्ट्रक्चर में कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, और ट्राइब को कहाँ एसिमुलेट करोगे आप हमें अपने समाज में जगह नहीं दे रहे हो, आप हमें अपनी इकोनॉमी सिस्टम के अंदर जगह नहीं दे रहे हो। तो आपने क्यों बोला कि लोकतंत्र आ गया सरकार का, और 1947 में देश को बोला कि आज़ाद हो गया, ब्रिटिश चले गए। हमारे लिए तो जैसे ब्रिटिश है वैसे ही आप हो, ना ब्रिटिश ने हमारे लिए कुछ किया ना आपने हमारे लिए कुछ किया। तो पीपल हैज़ रेज्ड आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। कहते हैं कि हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, इतने सालों से आपको बोले जा रहे हैं, आप हमारी सुन नहीं रहे हो, हमारे पास क्या चारा छोड़ा आपने, हम हथियार उठा के ही आपसे अब बात करेंगे। जैसे भगत सिंह कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट जरूरी है, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन इन द कंट्री, और हम हथियार उठा रहे हैं ताकि आप 4 बात आज हमसे करने लायक हमें समझ रहे हो। तो दिस इज द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे हैव फेल्ट, कि इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया सरकार ने पिछले कुछ सालों में। तो मीन्स कि गवर्नमेंट इज फीलिंग इनसिक्योर इन दिस पार्ट ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ सारे ट्राइब्स रहते हैं, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, सारे मिनरल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने ट्राइब्स को वहाँ से निकाल दिया। आपने 1947 में देश आज़ाद किया और बोला कि हमें ना पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, तो हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाएंगे, नेशनल पार्क्स बनाएंगे, क्योंकि ये फॉरेस्टेड एरियाज हैं, इन ट्राइबल्स को यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि ये जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इस देश के अंदर जानवर हमसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया, कि मीन्स हमको डिसलोकेट किया जा रहा है माइनिंग करने के लिए, हमको डिसलोकेट किया जा रहा है ताकि वहाँ फॉरेस्ट रिजर्व बनाए जाए, हमें डिसलोकेट किया जा रहा है क्योंकि आप इन्हीं मिनरल्स के पास में अपनी इंडस्ट्रीज भी सेटअप करोगे, हमें डिसलोकेट किया जा रहा है क्योंकि आपने डैम्स बनाने हैं, रिजर्वायर के लिए पानी इकट्ठा करना है, तो हमारे गांव डूब जाएंगे तो हमें वहां से निकाल दिया। तो हमारा क्या अस्तित्व है इस देश के अंदर? तो दैट्स व्हाई दे हैव रेज्ड आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे हैव फेल्ट
कि रीजनल इक्वालिटी हुई नहीं इनके साथ, इनकी ग्रोथ ही नहीं आई, इंक्लूसिवनेस इज नॉट देयर इन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाइल अंडरटेकिंग डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो इसलिए दे हैव रेज्ड आर्म्स। अगर इन्होंने एक बार हथियार उठा लिए तो इन्होंने क्या किया, वहां के मिनिस्टरों को मारा, वहां के सरकारी ऑफिसर्स को मारा, आर्मी आती है उनको मारते हैं। तो मींस गवर्नमेंट के सिंबल्स होती है आर्मी, गवर्नमेंट का सिंबल है मिनिस्टर, गवर्नमेंट का सिंबल है एक आईएएस ऑफिसर। अगर इन लोगों को मारते हो तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया आपने। तो गवर्नमेंट इज फीलिंग इनसिक्योर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट अंडर द डोमेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ऐसा ही इंटरनल सिक्योरिटी का भय कंट्री में इस एरिया में है, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में, जहाँ पे ट्राइब्स रहते। देखो जहाँ जहाँ पे ट्राइब्स है वहीं पर प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हिंदू हमारी जो सोसाइटी है उसमें ट्राइब्स के लिए कोई जगह नहीं है। कल्चरली एंड हिस्टोरिकली दीज वर नेवर अ पार्ट ऑफ इंडिया। कल्चरली एंड हिस्टोरिकल, कल्चर वाइज ये बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है, इनकी भाषा अलग, इनकी बोली अलग, इनकी रेस अलग, दे आर मंगोलॉइड पीपल। इनकी बोली हम जैसी नहीं है, इनकी भाषा हम जैसी नहीं है, इनका समाज हम जैसा नहीं है, इनके फेस्टिवल हमारे जैसे नहीं है। तो ये कैसे फील करें कि ये हमारे ही हिस्से हैं, और इनकी आप डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे हो, इनको लगातार वो सोशल एक्सक्लूजन झेलना पड़ता है। तो ये कभी भी अपने को इस देश का हिस्सा नहीं समझ पाए, ये कभी भी अपने को इस देश का हिस्सा नहीं समझ पाए। इसलिए ये हथियार उठाएंगे और बोलेंगे हमें अलग देश दे दो, अलग कंट्री दे दो, हमें आपके साथ नहीं रहना है। क्योंकि दे हैव फेल्ट द डिस्पैरिटी, दे हैव फेल्ट द इनइक्वालिटी, दे हैव फेल्ट कि इनकी कोई डिग्निटी ही नहीं है देश में, और एक व्यक्ति के लिए डिग्निटी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। यही डिग्निटी एक इंसान और एक जानवर में डिफ्रेंशिएट करती है। इसलिए इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी थी। अगर आप किसी को इनइक्वल फील करवाते हो तो आप उसको इनडिग्निफाइड फील करवाते हो, आप उसको ईगो को हर्ट करते हो। और इंसान और जानवर में ईगो या रिस्पेक्ट या डिग्निटी का ही फर्क होता है। इसलिए राइट टू इक्वालिटी इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट अमंग ऑल द राइट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां हम डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो इन लोगों को जब आप इनइक्वल रख रहे हो, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे, चाहे सोशल लेवल पे, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, तो दे विल फील इनजस्टिस। और आज इन्होंने हथियार उठा लिए, हथियार उठा लिए जम्मू एंड कश्मीर में लोगों ने, जिनको लगता है कि इनकी डेवलपमेंट नहीं की जा रही क्योंकि इतने साल हो गए आज़ादी में। सी द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देयर, सी द लेवल ऑफ एजुकेशन देयर, सी द लेवल ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे रोजगार की समस्या है, यहाँ डेवलपमेंट की समस्या है, और लोगों ने हथियार उठा लिया और रिलीजन के नाम पे लड़ रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि डेवलपमेंट का मुद्दा है, रिलीजन का मुद्दा नहीं है। इट इज़ द इशू ऑफ डेवलपमेंट इन द नेशन। यदि एक व्यक्ति का पेट भरा है, उसके पास रोजगार है, वो कभी भी रिलीजन के नाम पे आपसे नहीं लड़ेगा। तो मीन्स कि इन तीनों ही जगहों पे सरकार इज फीलिंग इनसिक्योर, क्योंकि लोगों ने हथियार उठा लिए और वो सरकार की नहीं सुनते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद दीज एरियाज ऑफ द कंट्री। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा, ये तो गवर्नमेंट के केसेस थे इंटरनल सिक्योरिटी में, तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें हमने बोला कि नक्सलिज्म एक समस्या है। ऐसी ही समस्या हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में है और ऐसी ही समस्या हमारे पास कश्मीर में है। अब हमने देखा कि गवर्नमेंट इनसिक्योर फील करी। दूसरा एरिया है इनसिक्योरिटी का, जिसमें लोगों ने, पूरी कम्युनिटी ने इनसिक्योर फील किया। ये कब हुआ है? अगर देश में दंगे होंगे तो कोई कम्युनिटी इनसिक्योर फील करेगी, पर्टिकुलरली वो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। वो कब होगा? अगर मान लो दंगे हुए और पुलिस, जो गवर्नमेंट का सिंबल है, उन्होंने एक कम्युनिटी का साथ दे दिया, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, लेकिन एक कम्युनिटी का साथ दिया और दूसरी पे क्राइम एट्रोसिटीज होते रहने दी और अपनी आंखों के सामने उनको नहीं बचाया, उनके साथ जस्टिस नहीं किया, तो लोगों को, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिस पे ये आक्रमण हुआ है, एट्रोसिटीज हुई हैं, दे विल फील मोर इनसिक्योर इन अ नेशन। पूरी कम्युनिटी विल फील इनसिक्योर इन अ नेशन। और ये देखने को मिला जब जाट आंदोलन हुआ और जाटों ने इतना उपद्रव मचाया, और हरियाणा में देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जाट आंदोलन के केस में देखा कि जो बाकी कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी थी, पर्टिकुलरली सैनीज, दे हैव फेल्ट इनसिक्योर इन अ नेशन। ऐसे ही मुजफ्फरनगर राइट्स में, जहाँ पे इतनी सारी एट्रोसिटीज़ मुस्लिम्स के ऊपर हुई और इनसिक्योरिटी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। गुजरात के जो दंगे हुए सन 2001, 2000 और 2001 में, मुंबई में 1993 में दंगे हुए, आसाम में एक बूडो ट्राइब है, उन्होंने कहा इतने सारे बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन हैज़ बीन माइग्रेटेड इनटू देयर रीजन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एंड द बांग्लादेश एंड दे हैव फेल्ट इनसिक्योर, और इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो एक भय का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, कम्युनल डिसहार्मनी का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कंट्री में, एंड वी
स्टडी अंडर द डोमेन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि होल कम्युनिटी हैज़ फेल्ट इनसिक्योर इन अ नेशन। तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है, अगेन ये गवर्नमेंट के लेवल पे है। यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार उठा लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने भय का फील किया, गवर्नमेंट हैज़ फेल्ट फियर। बट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एग्जाम्पल्स हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट हथियारों से खतरा नहीं है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे खतरा है। सरकार ने एक कानून बनाया और लोगों ने कानून मानने से मना कर दिया, तो सरकार की कहाँ चल रही है इस देश के अंदर? तो मीन्स कि गवर्नमेंट आपके ऊपर साइकोलॉजिकली आइडियोलॉजिकली रूल करती है। अगर सरकार की आपके ऊपर आइडियोलॉजिकल लेवल पे नहीं चल रही है, आप साइकोलॉजिकली सरकार को मानने से मना कर देते हो। एक तो है एक्सट्रीम फॉर्म में हथियार ही उठा लिए, दूसरा जैसे गांधी करते थे नॉन कॉपरेशन, कि गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, सॉल्ट लॉ बनाया और उन्होंने डांडी मार्च करके सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। तो क्या हो गया कि सरकार की नहीं चल रही, सरकार अंदर से भय फील करेगी कि मेरे देश के लोग हमारी नहीं सुन रहे जिनके लिए हम कानून बना रहे हैं। ऐसा देश में हुआ है। एक जल्लीकट्टी करके तमिलनाडु में कल्चरल फेस्टिवल होता है, इसके अंदर एक बैल को लोगों के पीछे छोड़ दिया जाता है ताकि, और फिर लोग भागते हैं, बैल उनको मारने की कोशिश करता है। तो एक ये कल्चरल फेस्टिवल है, उनका हिस्टोरिक है, बहुत पहले से उनके समाज में चला आ रहा है। तो इस तरह का फेस्टिवल क्रिएट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये भाई एनिमल क्रूएलिटी कर रहे हो आप, एनिमल को पूरे साल पालते हो, फिर उसके साथ ऐसा करते हो स्पोर्ट्स में, उसको मारते पीटते हो और वो लोगों को मार पीट रहा है, ये किस तरह का स्पोर्ट है? क्या ये सिविलाइज नेशन में ऐसा खेल खेला जाना चाहिए? तो वो कहते हैं कि आप अपने साथ भी, आपकी लाइफ को भी थ्रेट है, उस एनिमल की भी लाइफ को थ्रेट है, तो ऐसा स्पोर्ट्स बंद कर दो, ये स्पोर्ट नहीं खेला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके खुद की राइट टू लाइफ को थ्रेट है, इसके अंदर एनिमल की लाइफ को थ्रेट है, उसको एक क्वालिटी लाइफ जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो इस स्पोर्ट्स को बंद करने के लिए बोला गया। अब लोगों ने लाखों की संख्या में गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। भाई आप हमारे कल्चर के बीच में हस्तक्षेप कर रहे हो, सेकुलर कंट्री के अंदर जहां आपने बोला था कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई जहां राइट्स की बात है, जहां फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द फंडामेंटल राइट्स, नॉट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। तो ऐसा स्पोर्ट्स जो भाई आपके लिए खतरनाक है, हम आपको खेलने ही नहीं देंगे। और गवर्नमेंट की सुन ही नहीं रहे लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन द लार्ज स्केल, और गवर्नमेंट के रूल्स चल ही नहीं रहे गवर्नमेंट की टेरिटरी के अंदर। तो गवर्नमेंट विल फील इनसिक्योर ऑन द आइडियोलॉजिकल प्लेन। सिमिलरली इन दिस सबरीमाला इशू, गवर्नमेंट ने बोला कि आप विमेन इक्वालिटी के हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, हमने आइडिया ऑफ इक्वालिटी उठाया हुआ है, हमने 14 फंडामेंटल राइट में इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है, और हमने बोला कि इस देश में किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं होगी, इंडिग्निटी के साथ उसको रिलेट करके बोला है। और आप विमेन को केरला के सबरीमाला इशू में, सबरीमाला टेम्पल में एंटर नहीं करने दे रहे क्योंकि वो विमेन है। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला इस तरह के कायदे कानून नहीं चलेंगे। एक टेंपल के अंदर, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी सेक्स का हो, कोई भी जेंडर हो, दे कैन एंटर इन अ टेंपल। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्वैश कर दिया कि एवरीवन इज अलाउड इन द सबरीमाला टेंपल, बी इट अ विमेन। लेकिन वहाँ के पुजारी, वहाँ के लोग कहते हैं आपने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है और हम अलाउ नहीं करेंगे विमेन को एंटर करने के लिए। एंड दे हैड डिनाइड ब्लेटेंटली द रूल ऑफ लॉ, और गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे। तो ऑन द आइडियोलॉजिकल प्लेन गवर्नमेंट की चल ही नहीं रही है, गवर्नमेंट वो साइकी क्रिएट नहीं कर पाई, लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे टसल कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, दे हैव गॉन इनटू द फ्रिक्शन विद द गवर्नमेंट, और वो डिनाई कर रहे हैं ओपनली गवर्नमेंट को। तो इस तरह के इशू जो हुए हैं देश के अंदर, दे आर ऑल्सो द क्राइसिस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी वेयर गवर्नमेंट कुड नॉट प्रमोट रूल ऑफ लॉ इन अ नेशन। तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के रीसेंट क्राइसिस हैं। दिस क्राइसिस हैज बीन कोटेड सो दैट यू कैन गेट अ ब्रॉड आइडिया ऑफ व्हाट आई वांट टू डिलीवर हियर, कि इंटरनल सिक्योरिटी को किस दृष्टिकोण से, किस पर्सपेक्टिव से आपने देखना है। तो चलो अब हम ये जानें कि देश में ये क्राइसिस हो क्यों रहे हैं, कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड। भाई सरकार में यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, तो फर्स्टली यू शुड आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो अभी तक हमने डिस्कस करी कि व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। फिर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप एज अ ब्यूरोक्रेट आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यू आर हेयर फॉर, यू आर जस्ट अ मैनेजर ऑफ अ एरिया, यू आर अ मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट, तो आपने मैनेज करना है चीज़ों को। तो मैनेज कैसे किया जाएगा, पहले आइडेंटिफाई करो कि समस्या कहाँ है, फिर आइडेंटिफाई करो भाई समस्या है क्या, फिर देखो कि क्या किया जा सकता है। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये तब पता चलेगा ना कि समस्या कहाँ पर है। तो हमने देखा भाई चलो ये देखते हैं ये समस्या आई क्यों। तो हमने देखा कि भाई पहले तो मोटा मोटा कि सरकार को भय फील होता है, तो लोग सरकार के खिलाफ हथियार क्यों उठाते हैं। तो सरकार आइडेंटिफाई करी हथियार क्यों उठाए गए हमारे खिलाफ, क्योंकि देश के अंदर
प्रॉब्लम थी डेवलपमेंट की, तभी आपके सिक्योरिटी जब शुरू होता है, सबसे पहला टॉपिक है सिक्योरिटी के अंदर लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। मीन्स कि यदि विकास नहीं करोगे, डेवलपमेंट नहीं करोगे, लोग एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। 3 एग्जाम्पल मैंने कोट के देश में, जहां नक्सलिज्म एक्सट्रीम पे चला गया, जहां नॉर्थ ईस्ट में लोग एक्सट्रीम पे चले गए, जहां जम्मू एंड कश्मीर में लोग एक्सट्रीम पे चले गए। तो ये 3 एरियाज हैं, ये 3 जगहें हैं जहां लोग एक्सट्रीम में गए। तो हमने आइडेंटिफाई किया क्या समस्या रही होगी। हमने देखा ना तो नक्सलिज्म वाले एरिया में हमने विकास किया था, ना नॉर्थ ईस्ट में विकास हुआ है, ना JNK में विकास है। मीन्स समाज के अंदर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही थी और लोग हथियार उठा लेते हैं। कौन सी प्रॉब्लम थी? कहते हैं भाई अनइंक्लूसिवनेस। उन्होंने कभी अपने को महसूस ही नहीं किया कि उनकी डेवलपमेंट हुई है। कभी उन्होंने कहा कि उनके साथ इक्वालिटी नहीं हुई है डेवलपमेंट पॉलिटी सोसाइटी लेवल पे। वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, अंडर डेवलपमेंट है, रोड, रेलवेज। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्रेन सर्विस नहीं है आज तक। वहाँ बाढ़ आती है मानसून में और 6 महीने के लिए नॉर्थ ईस्ट पानी में डूब जाता है और कोई राशन पहुँचाने वाला वहाँ नहीं है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा क्योंकि बाढ़ आ गई है। डिजास्टर मैनेज नहीं हो पा रहा ठीक से क्योंकि अंडर डेवलपमेंट इज देयर। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम हैज नॉट बीन इवॉल्व्ड देयर, हैज नॉट बीन प्रमोटेड देयर। इसलिए वहाँ पे इस प्रकार की समस्या है। वहाँ लोगों को रोजगार, फैक्ट्रीज नहीं है, काम करने को नहीं है, हिली एरिया है, खेती कितनी कर लोगे। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, वहाँ पे आपके नेबरिंग नेशन से आपके रिलेशन अच्छे नहीं है। बगल में बांग्लादेश है, ऊपर चाइना है, नॉर्थ ईस्ट में, और एक साइड पे म्यांमार है। तीनों से ही इंडियन गवर्नमेंट के हॉस्टाइल नेबर्स रहे हैं ये सारे, और इसकी वजह से भी वहाँ पे डेवलपमेंट प्रमोट नहीं हुई। ऊपर से आपके नेबर अच्छे नहीं थे। उन्होंने देखा कि घर में, जैसे सिंपल मैंने बोला, स्टेट का बिहेवियर इज दिस बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज अ बिहेवियर ऑफ अ फैमिली। आपकी फैमिली में एक व्यक्ति जो है पूरी फैमिली से कटा कटा रहता है, नाराज रहता है, उसको भड़काने वाले 4 रिश्तेदार, 2 दोस्त जरूर मिल जाएंगे। ऐसा ही हुआ। नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियन गवर्नमेंट से नाराज थे कि हमारे लिए ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे। चाइना ने कहा बात मत करो, हथियार उठाओ और हम आपको हथियार देते हैं। बांग्लादेश ने कहा हमारे वहां आके अपने टेररिस्ट कैंप लगाओ, हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। और इस तरह से हथियार पहुंचाए गए, ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। उनका इंटरेस्ट ही था प्रमोट करना कि इंडिया में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो मीन्स कि आपके नेबर आपके दोस्त नहीं है। अगर ये आपके दोस्त होते तो ये बोलते कि भाई आपके नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने में हम आपका हाथ बटाते हैं। क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट, मैं आपको एक मैप दिखाता नॉर्थ ईस्ट का, यू विल रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से केवल ये चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जो 21 किलोमीटर का है, और ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आई है, पूरा नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो गया इंडिया से। और अब आप देखना कि नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ हो गया है, इंडियन फौज वहां जा नहीं सकती, गवर्नमेंट वहां जा नहीं सकती। चाइना कभी भी अरुणाचल प्रदेश में अटैक करके एनक्रोचमेंट करेगा, पूरा अरुणाचल प्रदेश ले जाएगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ तक गवर्नमेंट पहुंच ही नहीं सकती, यहाँ तक फौजी पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए हमारे लिए जो इंटरनल जो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की थी, सिंपल सी समस्या, वो आज प्रॉब्लम हो गई है आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। आपका देश ही खतरे में आ गया। अंदर से लोगों ने विद्रोह कर दिया और गवर्नमेंट इस विद्रोह को दबा नहीं पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की फौजें वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मींस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी टू कैरी आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इन द नेशन। दैट्स व्हाई वी कंसिडर्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एज द आर्टरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में लोगों ने हथियार उठा लिए और आपके नेबर्स ने उनको सपोर्ट किया, क्योंकि नेबर्स की आपसे दोस्ती नहीं थी। उन्होंने आपके घर की लगी हुई आग में घी डालने का काम किया। ऐसे ही अगर आपके समाज के अंदर, तो ये तो गवर्नमेंट ने क्यों थ्रेट फील किया, अब लोगों ने कम्युनिटी लेवल पे क्यों थ्रेट फील किया, क्योंकि देश में माहौल ऐसा बनाया गया है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला जो भाईचारा था वो खत्म हो चुका है दोनों के बीच में। क्योंकि पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हो चुका है। इसकी वजह से एक डिवाइड क्रिएट किया गया कास्ट के बेसिस पे, एक डिवाइड क्रिएट किया कम्युनिटी के बेसिस पे, एंड दैट डिवाइड हैज बीन प्रमोटेड बाय द पॉलिटिशियंस फॉर देयर वोट बैंक। क्योंकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, लोगों से वोट मांगने के लिए आपको एक विचारधारा के लोग होने चाहिए। तो देश में एक विचारधारा के लोग, विचार ये नहीं चल रहा कि देश में प्रोग्रेस होनी चाहिए, विचार ये नहीं चल रहा देश में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, विचार ये चल रहा है देश में कि आपकी जात क्या है, विचार ये चल रहा है कि आपका धर्म क्या है। तो अगर ऐसी विचारधारा को प्रमोट किया जाएगा तो देश में हमेशा टेंशन का माहौल रहेगा। तो डेट इज द प्रॉब्लम विद द रिलीजियस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रिलीजन, कि देश को बांट दिया गया है सेक्टेरियन पॉलिटिक्स ने,
और कास्ट के बेसिस पे वोट मांगे जा रहे हैं, कम्युनिटी के बेसिस पे वोट मांगे जा रहे हैं और लगातार इस डिवाइड को मेंटेन रखा जा रहा है ताकि वो कम्युनिटी एक पर्टिकुलर नेता को वोट करती रहे। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द कंट्री। तो कम्युनल डिसहार्मनी को प्रमोट किया जा रहा है। वो प्रमोट और कौन करती है? सोशल मीडिया। वो प्रमोट कौन करती है? हमारी मीडिया, हमारे चैनल जो 24 घंटे चलते रहते हैं। अगर उनकी टोन देखोगे, सी दी वे दे स्पीक टू द पीपल, उनकी टोन में इतना एग्रेशन है। वो आपकी एक साइकी क्रिएट करते हैं डर की, वो साइकी क्रिएट करते हैं कि किस प्रकार का भय का एनवायरनमेंट है। उल्टा होना चाहिए था उन्हें। अगर किसी प्रकार का भय है भी तो उनको कोशिश करनी है उसको मेलो डाउन करने की, न्यूट्रल करने की, या बहुत ज़्यादा देश में उसको ना पहुंचा जाए ताकि उसके रिपल्स, उसके आफ्टरमैथ और जगह तक ना पहुंचे। एक देश में छोटी सी घटना होती है, उसको धर्म का आधार देके, उसको कास्ट का आधार देके पूरे देश में न्यूज़ फैलाई जाती है और हर जगह कम्युनल हार्मनी का, एक डिसहार्मनी का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, क्योंकि दीज मीडिया हाउसेस बिलोंग्स टू द पॉलिटिकल लीडर्स और मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस बिलोंग्स टू द पॉलिटिकल लीडर्स। तो ये जानबूझ के एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो दिस इज हाउ, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया एंड डेमोक्रेसी, जो GS2 में आपका पढ़ाया जाता है। और आपका सिक्योरिटी में भी एक टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया। ऐसे मीडिया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। मीडिया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि डिसहार्मनी क्रिएट कर देता है, समाज को डिवाइड कर देता है, एक डर का माहौल क्रिएट करता है मीडिया। उसकी वजह से भी हमने देखा इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस आता है। तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ से आ सकता है क्राइसिस। डेवलपमेंट नहीं करोगे तो भी लोग क्राइसिस, इंटरनल सिक्योरिटी का क्राइसिस होगा और लोग हथियार उठा लेंगे। अगर आप एक माहौल क्रिएट करोगे जहां हार्मनी नहीं फैला रहे, डिसहार्मनी है, कम्युनिटी के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हो, तो भी देश में खतरा है कम्युनिटी को। इस तरह से हमने ये आइडेंटिफाई करे, दीज आर दी various areas from which the security concern has been engendered and similarly the poor border management। अगर आपके घर की दीवार अच्छी नहीं होगी तो कोई भी अंदर आ जाएगा, आपके घर के बाहर चौकीदार नहीं बैठा होगा तो कोई भी अंदर आ जाएगा। और ऐसा देश में होता रहा है। GNK में मिलिटेंट का अंदर आना, बांग्लादेशियों का हिंदुस्तान में घुस आना इज बिकॉज ऑफ योर पुअर बॉर्डर मैनेजमेंट। आपकी दीवारें सख्त नहीं थी, आपके जो लोग उन दीवारों पे निगरानी रख के बैठे थे वो निगरानी अच्छी नहीं थी, वो प्रोसेसेस अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से घर के अंदर घुसपैठ हो गई है। तो मीन्स कि आवर बॉर्डर मैनेजमेंट शुड बी वेरी गुड सो डैट इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना क्रिएट हुए। तो इन दिस एरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी आर इंटरवाइंड, दे हैव बीन एंटेंगल्ड, और दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव रियलाइज्ड फॉर सो फार। तो इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हमने बोला कि हॉस्टाइल नेबर्स जो आपके हैं इनसे दोस्तियां करो ताकि ये आपके लिए खतरा ना पैदा हो जाए। तो जो अभी हो रहा है ये आपके देश के अंदर ना घुस जाए, एनक्रोचमेंट ना हो जाए देश में। हर जगह से एनक्रोचमेंट हो रही है, तो आप इंटरनली कैसे चैन की नींद सो पाओगे अगर आपकी दीवारें उतनी अच्छी नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद इंडिया। तो वी नीड वेरी गुड डिप्लोमेसी ताकि आपके रिश्ते आपके नेबर के साथ अच्छे हों। तो लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज दी, हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अब क्या ऑब्जेक्टिव रखें, कि हमने देखा ये समस्याएं हैं, फिर वो समस्याएं क्यों हैं, अब हमने टारगेट क्या रखने हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कि करना क्या है। तो हमने क्या करना है, एक तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, अपने देश को बचा के जोड़ के रखने की आवश्यकता है। दूसरा, इंटरनल सॉवरेनिटी को बचाना है कि आपके देश के अंदर ही एक कोई छोटा सा देश बन गया, नक्सलाइटों ने अपना एक एरिया बना लिया जहां आपके देश के कानून नहीं चल रहे, तो आपने इंटरनल टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को बचा के रखना है। तो ये काम करना है। तो आपने इस प्रकार के रिवोल्टों को पहले लोगों से बातचीत करके, उनसे सुलह करके, उनको समझा के, उनसे बार्गेनिंग करके, कुछ टाइम लेके कि आप हमें 10 साल दो, हम डेवलपमेंट करके देंगे, क्योंकि हम बड़ी गवर्नमेंट है, हमारे पास पैसा ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम। तो इस तरह से आप उनके साथ नेगोशिएशन में जाओगे और उनसे समय मांगोगे और बोलोगे हमें डेवलपमेंट करने दो। उनमें से 100 लोगों से आपने बात करी, 90 लोगों ने कहा हाँ भाई चलो, आपको एक रीजनेबल टाइम दिया, आप कोशिश करो और डेवलपमेंट करो, क्योंकि हमसे भी नहीं हो पा रही, हम हथियार तो उठा रहे हैं, डेवलपमेंट हम भी नहीं कर पा रहे, तो आप डेवलपमेंट करके दो। लेकिन 10 लोग कहेंगे भाई हमें नहीं मतलब आपसे, हम खुद डेवलपमेंट करेंगे और हम हथियार नहीं डालेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर। तो ये कहते हैं क्योंकि हम सरेंडर नहीं कर रहे और ये लगातार उस लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तो इनको गवर्नमेंट डिफरेंटली डील करेगी। इन 10 लोगों को गवर्नमेंट कहेगी आप हथियार नहीं डालोगे तो यू हैव क्रिएटेड वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट, नाउ वी हैव द रीजनेबल रीजन टू किल यू। और इन 90 लोगों से कहेगी कि आप
थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपको डेवलपमेंट करके देंगे। तो गवर्नमेंट विल हैव डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर द डिफरेंट व्यू पॉइंट्स फॉर द डिफरेंट पीपल। तो इस तरह से गवर्नमेंट उनको किसी ना किसी प्रकार के नेगोशिएशंस में कुछ अरेंजमेंट करके उनको वापस से लेकर आने की कोशिश करें। तो ये हम जब पढ़ेंगे लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म विच इज़ अ वेरी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अस, तो वहाँ पे फिर ये सारे तरीके, ये सारे प्रोविजंस, इनको डिस्कस करेंगे। चलो कमिंग बैक टू, और हमने क्या करने की कोशिश करनी है, हमने कोशिश करनी है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर हो, देश में शांति हो। शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी तो शांति होगी। तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंटर रिलेटेड है कि शांति के माहौल में डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट होगी तो शांति का माहौल बना रहेगा। तो हमने पीस एंड ऑर्डर लगा के रखना है, कम्युनिटी के लेवल पे किसी भी प्रकार का भय ना हो, कम्युनल डिसहार्मनी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। इसके लिए होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, रूल ऑफ लॉ हमेशा अपहोल्ड रहना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो, और लॉ की दृष्टि में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, सब बराबर हैं। और जो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स हैं, बी इट पुलिस, बी इट आर्मी, दे हैव टू एक्ट न्यूट्रली। और उन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का और ज़्यादा ध्यान रखना है। उनके खिलाफ एक छोटी सी गलती पूरी कम्युनिटी में डर का माहौल पैदा कर देती है। अगर पुलिस को लगता है कि हर टेररिस्ट मुसलमान है और इस विचारधारा से वो किसी मुसलमान को पकड़ लेता है, तो ये विचारधारा गलत है। लोगों में डर का माहौल आ जाएगा मुस्लिम्स में, और उनको हमेशा भय लगा रहेगा। तो ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसी सरकार किस काम की है जहां लोग अपनी जान का ही खतरा हमेशा उन्हें लगा रहे? तो उनके लिए तो इंडिपेंडेंस कभी आई ही नहीं, उनके लिए तो ब्रिटिश राज अच्छा था। अगर आपने उनको प्रॉमिस किया है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो आप पूरे लोगों की, सारे लोगों का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और हर किसी के लिए जब आपने लिख लिया सोशल जस्टिस होगा, तो सोशल जस्टिस न्याय करके दो। तो दिस इज द थिंग। लास्ट में इसी के साथ रिलेट होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, प्रिजर्व एंड प्रमोट कम्युनल हार्मनी। और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एक देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन रख सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, वेयर माय ऑब्जेक्टिव वाज टू क्रिएट अ पर्सपेक्टिव कि इंटरनल सिक्योरिटी को अप्रोच कैसे करना है। यूपीएससी इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट द दृष्टिकोण, कि आपके पर्सपेक्टिव अच्छे होने चाहिए ताकि आपको पता चले यूपीएससी की दिशा क्या चल रही है। तो इट इज द इंट्रोडक्शन फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी। In the very next class, I am going to pick the topic lack of development and spread of extremism, in which we will be picking up 3 case studies, one for the Naxalites, one for the Northeast, and one for the JNK crisis. So these are the 3 case studies which we will be picking in our next class. And along with these issues, I will be picking certain current affair topics pertaining to these areas, and along with the topics previous year question which has been asked from these particular domains. So that we will also be discussing in the class. Chalo, thanks a lot.